अब जानकर चौंक जाओगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना ही आपको विजनरी मास्टर प्लान की जरूरत है, ना ही ब्रिलियंट टीम की और ना ही बहुत सारे फंडिंग की। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है जेनरोसिटी, यानी कि उदारता। आज मैं बात करने वाला हूँ डेरेक सीवर्स की बुक एनीथिंग यू वांट 40 लेसन्स फॉर अ न्यू काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में। डेरेक की ये बुक उनकी 10 साल की जर्नी के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड किया जो आगे जाके $22 मिलियन का बिजनेस बन गया। और इस 10 साल के दौरान उन्होंने बिजनेस के बारे में क्या क्या सीखा। स्टोरी की शुरुआत 1997 से होती है। जब डेरेक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे तब यूएस और यूरोप की अलग अलग जगहों पर म्यूजिक प्ले करके अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे। एक बार उन्होंने अपने म्यूजिक की सीडी बनाई और उनके कॉन्सर्ट में 1500 से भी ज्यादा कॉपीज बिक गई। तब उन्हें अपने म्यूजिक को ऑनलाइन बेचने का आइडिया आया, लेकिन 1997 में कोई भी ऐसा ऑनलाइन स्टोर नहीं था जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के म्यूजिक को सेल करे। कुछ बड़े ऑनलाइन स्टोर्स थे लेकिन वो सिर्फ म्यूजिक लेबल्स की सीडी बेचते थे। डेरेक को वो पसंद नहीं था क्योंकि उस टाइम पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर्टिस्ट से एक साथ हजारों सीडीज डिमांड करते थे, उन्हें 1 साल बाद पेमेंट करते थे और उसमें भी अगर आर्टिस्ट का एल्बम स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक अच्छी सेलिंग ना करे तो आर्टिस्ट को उनकी सिस्टम से निकाल देते थे। डेरेक ने अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए खुद ही कुछ करने का फैसला लिया और ऑनलाइन स्टोर बनाना स्टार्ट किया। पर 1997 में वो बहुत ही हार्ड था क्योंकि उस टाइम पेपाल और उसके जैसे कोई भी पेमेंट गेटवे अवेलेबल नहीं थे। तो डेरेक ने बैंक से मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करवाया जो काफी पैसे 3 महीने तक पेपर वर्क और बैंक की कई सारी प्रोसेसेस के बाद उनको मिला। अब उनके लिए क्वेश्चन ये था कि वो शॉपिंग कार्ड कैसे बनाए, क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन कई सारी प्रोग्रामिंग बुक्स रीड करके ट्रायल एंड एरर मेथड से सीख के आखिरकार उन्होंने अपनी साइट cdbaby.com पर शॉपिंग कार्ड बना ही ली जिसमें बाय नाउ बटन हो। 1997 में ये सब कुछ कर पाना बहुत ही बड़ी बात थी। अगले दिन जब डेरेक ने उनके म्यूजिशियन फ्रेंड को अपनी साइट बताई तो उसके फ्रेंड ने कहा कि क्या तुम मेरी भी सीडी अपनी साइट पर बेच सकते हो। तो डेरेक ने रिप्लाई दिया कि हाँ क्यों नहीं। डेरेक ने कुछ ही घंटों में अपनी साइट पर उनके फ्रेंड के म्यूजिक को भी ऐड कर दिया। फिर धीरे धीरे उनको कई सारे म्यूजिशियन कांटेक्ट करने लगे कि क्या तुम मेरी भी सीडी अपनी साइट पर बेच सकते हो, और डेरेक सबको हाँ बोलते गए। दोस्तों के म्यूजिक को ऐड करने में डेरेक को काफी टाइम लगने लगा था। तब डेरेक ने रियलाइज किया कि उससे तो एक्सीडेंटली बिजनेस स्टार्ट हो गया है, जो कि वो नहीं करना चाहते थे। वो बस अपनी और अपने म्यूजिशियन फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते थे। फिर उन्होंने एक अनरियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया और अपने बिजनेस को बड़ा करने की बजाय एकदम छोटा और सिंपल ही रखने का तय किया। दूसरे लोगों की तरह डेरेक को भी पता नहीं था कि अपनी सर्विस के लिए क्या चार्ज करे, इसीलिए वो नजदीकी एक लोकल म्यूजिक स्टोर पर गए और पूछा कि अगर मैं अपनी सीडी यहाँ बेचना चाहूँ तो आप क्या चार्ज करोगे। स्टोर पर बैठी औरत ने जवाब दिया कि आप अपनी सीडी की जो चाहे वो प्राइस रख सकते हो, हम फ्लैट $4 फी चार्ज करेंगे और हर वीक आपको पेमेंट देंगे। डेरेक को ये बात काफी अच्छी लगी तो उसने यही फी डायरेक्ट अपनी साइट पर ऐड कर दी। हालांकि डेरेक को म्यूजिशियन की सीडी को ऐड करने में 1 घंटे का टाइम लगता था, इसलिए उसने पर एल्बम $35 एडिंग फी और एल्बम बिकने पर फ्लैट $4 फी चार्ज करना स्टार्ट किया और बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। cdbaby.com स्टार्ट करने के 5 साल बाद जब वो बिजनेस एक बिग सक्सेस बन गया तब मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी कि उन्होंने म्यूजिक बिजनेस को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। पर डेरेक का मानना है कि जब आपको सक्सेस मिलता है तभी लोग आपको रिवॉल्यूशनरी कहते हैं, उससे पहले तो आप एक बुद्धू ही होते हो जो बस अपना काम कुछ अलग ढंग से करते हो। डेरेक के बिजनेस स्टार्ट करने के बाद .com बूम हुआ कि जिसके पास भी इंटरनेट बिजनेस को लेकर आइडियाज थे उनको काफी सारी फंडिंग मिलने लगी। कुछ ने तो अपना सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग भी स्टार्ट कर दिया, पर डेरेक को ये फंडिंग और इन्वेस्टर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनके जान पहचान के लोगों को जब वो मिलने जाते तब वो अपनी बड़ी बड़ी शानदार ऑफिसेज में सेल्स एनालिटिक्स, ROI, IPO, प्रमोशन पार्टीज और इन्वेस्टर की ही बातें करते थे। कोई भी अपने कस्टमर की और लोगों को हेल्प करने की बात नहीं करता था, बस पैसे और ग्रोथ की ही बातें होती थी। डेरेक को भी इन्वेस्टर कॉल करते थे पर वो उन सबको नो थैंक्स कह देते थे, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स के अलावा किसी को भी प्लीज नहीं करना चाहते थे। उन्हें बड़ा बनने का कोई शौक नहीं था। उनका मानना था कि अभी जो उनके पास है उसी से वे स्टार्ट करेंगे। उनको फंडिंग, ROI, एनालिटिक्स और इन्वेस्टर्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेटिस्फाई और खुश रखना चाहते थे। ऑथर कहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस एक्सपांशन से नहीं पर उनका ख्याल रखने से खुश होते हैं, और खुश कस्टमर आपका चलता फिरता सेल्स पर्सन बन जाता है। जो भी लोग कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ पर मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो समझ लेना कि उनको यूजफुल प्रोडक्ट बनाने की बजाय पैसे और फेम में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि किसी को यूजफुल होने के लिए फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत छोटी भी हो सकती है। कई सारे एंटरप्रेन्योर का मानना है कि अगर वो सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट के साथ अपनी प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो ऑल सेट है, पर वो ये नहीं जानते कि वो बड़ी कंपनीज उनका माइंड कभी भी बदल सकती है
और कुछ ही बड़ी कंपनीज आपको छोड़ दे तो आपका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है। इसीलिए 5-6 बड़े बड़े क्लाइंट्स की बजाय छोटे छोटे लाखों क्लाइंट्स को कवर करो, ताकि आपको कोई छोड़ भी दे तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप पर किसी का प्रेशर भी ना रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प भी हो सके। विवेक बिंद्रा जी भी पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को बिजनेस कंसल्टिंग देते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी कंपनी ही बदल के बड़ा बिजनेस कर डाली, जो इंडिया के लाखों दुकानदार और व्यापारियों को बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करती है, ताकि पूरा इंडिया ग्रो हो सके। गेट दी पॉइंट। ऑथर कहते हैं कि आपके बिजनेस में आपको लोगों को प्राउडली एक्सक्लूड करना भी सीखना होगा, जिससे आपके रेविंग फैंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस मिल सके। लॉस एंजलिस में होटल कैफे है, जहाँ पर फोक एंड रॉक म्यूजिक परफॉर्म किए जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही बड़ा साइन बोर्ड लगा है, नो टॉकिंग ड्यूरिंग परफॉर्मेंस लिखा हुआ। वहाँ के परफॉर्मर्स के पास राइट्स है कि अगर वो किसी को परफॉर्मेंस के दौरान बातें करते जान ले तो वो लोग शो स्टॉप करके वो पर्सन को वहाँ से बाहर जाने को कह सकते हैं, जिससे लॉस एंजलिस के म्यूजिक लवर्स में होटल कैफे काफी फेमस हो गई। ऑस्टिन टेक्सास में भी अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा है, जहाँ पर एक बार फिल्म स्टार्ट हो जाने पर आप अपना स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते पकड़े गए तो वो लोग आपको लिटरली थिएटर से बाहर धकेल देंगे, क्योंकि वो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जिससे मूवी के फैंस के लिए वो सिनेमा बहुत ही वैल्यूएबल हो चुका है। इसीलिए बिजनेस में अपनी कोर ऑडियंस को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए आप थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हो और कुछ लोगों को अपनी सर्विस देने से इनकार भी कर सकते हो। जब cdbaby.com ग्रो करने लगी तब डेरेक को एडवर्टाइजिंग की भी काफी सारी ऑफर्स आने लगी, पर डेरेक ने सबको ना कह दी, क्योंकि वो जानते थे कि एड से भरी वेबसाइट किसी भी कस्टमर को पसंद नहीं आती। इसलिए जो चीज कस्टमर को पसंद नहीं वो लगाने का कोई मतलब ही नहीं। डेरेक सीवर्स आज भी मानते हैं कि कोई भी बिजनेस में कस्टमर एक्सपीरियंस से ऊपर कोई भी चीज नहीं होती। इसलिए वो छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते थे, जैसे कस्टमर का कॉल 3 सेकंड में रिसीव हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने वेयरहाउस और ऑफिस में कई सारे फोन्स लगा दिए थे और सभी एम्प्लॉयज को भी ट्रेन कर दिया कि कस्टमर को कैसे ग्रीट करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, और ऐसी कई सारी बातें थी जो कस्टमर्स के लिए वाव मोमेंट बन जाए। जब सीडी बेबी में 8 एम्प्लॉयज काम करते थे तब वो हर 5 से 10 मिनट में डेरेक के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेके आने लगे। डेरेक इस बात से काफी परेशान थे। तब उन्होंने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक तरीका खोज लिया कि जब भी कोई क्वेश्चन लेके आए तब डेरेक सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी कंपनी की फिलोसॉफी के साथ एम्प्लॉय के क्वेश्चन का आंसर करते थे, और उसके बाद सब एम्प्लॉयज उस थॉट प्रोसेस को समझ ले तब किसी एक एम्प्लॉय के थ्रू वो Q&A को कंपनी के एक मैन्युअल में राइट डाउन कर दिया जाता था, जिससे एक FAQ की बुक तैयार हो गई। इस प्रोसेस के 2 मंथ बाद लगभग एम्प्लॉयज के क्वेश्चन आने बंद हो गए और सीडी बेबी के न्यू एम्प्लॉय भी उस मैन्युअल के अकॉर्डिंग ही काम करने लगे। समय गुजरने के साथ साथ सीडी बेबी के एम्प्लॉयज 8 से होके 85 हो गए और बिजनेस भी 1 मिलियन से इंक्रीज होकर 22 मिलियन हो गया। डेरेक बढ़ती हुई कंपनी और उसके मैनेजमेंट से परेशान होने लगे थे। उन्होंने रियलाइज किया कि वो 85 एम्प्लॉयज की बजाय 8 एम्प्लॉयज में ही ज्यादा खुश थे। उन्होंने सोचा था कि वो सीडी बेबी को कभी नहीं बेचेंगे, लेकिन उनका बिजनेस उनके गोल से भी आगे निकल चुका था। 85 एम्प्लॉयज और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी से ज्यादा हेडेक होने लगी थी। डेरेक ने काफी सोचा और पाया कि उनके पास सीडी बेबी को लेकर कोई भी एक्साइटेड गोल नहीं है। उन्होंने म्यूजिशियन के बेनिफिट्स के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और सीडी बेबी के सभी एसेट्स को उसमें डोनेट कर दिया। और 2008 में उन्होंने सीडी बेबी को $22 मिलियन में डिस्क मेकर्स कंपनी को सेल कर दिया। डेरेक सीवर्स के लिए पैसे और फेम से ज्यादा वैल्यूएबल चीज उनका लर्निंग, पीस ऑफ माइंड और लोगों के लिए यूजफुल थिंग्स क्रिएट करना थी। उनको टीम की बजाय अकेले ही काम करना ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने अपनी एम्पायर cdbaby.com को सेल कर दिया। अभी सीडी बेबी लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी इन दी वर्ल्ड है। कुछ लोग लीडर बनकर हजारों लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अकेले ही काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो कुछ लोग कम प्रॉफिट में भी खुश रहते हैं। लेकिन आप जो भी गोल सेट करते हैं उसमें कुछ लोग आकर आपको कहते हैं कि आप गलत हो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर भरोसा रखें और वो ही काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। इस बुक में ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो आपका बिजनेस की ओर देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। हालांकि ये बुक काफी छोटी है, आप इसे कुछ ही घंटों में रीड कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को फ्री में रीड करना चाहते हैं तो मैंने ऑथर की साइट की लिंक दे दी है, जहां पर ये बुक ब्लॉग के फॉर्म में फ्री में अवेलेबल है। डेरेक सीवर्स की थॉट प्रोसेस मुझे काफी पसंद है, जो अपनी साइट sievers.org पर डालते हैं। अगर आपको डेरेक सीवर्स का सोचने का तरीका थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप उनकी साइट sievers.org जरूर चेक करें। धन्यवाद।